नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना से जंग में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में उतारी है आयुर्वेद चिकित्सकों की भी फौज। सीएम के आह्वान पर प्रदेश के आयुर्वेद डॉक्टर भी सेवा देंगे। 5000 आयुर्वेद डॉक्टर कोविड मरीजों को अपनी सेवा देंगे। सीएम योगी आज शाम आयुर्वेद डॉक्टर्स से संवाद करेंगे। आज शाम 6 बजे आयुर्वेद डॉक्टर्स के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में आयुर्वेद डॉक्टर्स की भी अब मदद ली जाएगी। और आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कोरोना डॉक्टरों के साथ संवाद करेंगे। और हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से। एस के वाजपेयी, लगातार हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंकी गई है और अब मैदान में आयुर्वेद डॉक्टर भी होंगे। क्या जानकारी मिल रही है आपको? प्रदेश में कोरोना महामारी को रोका जा सके। अब उत्तर प्रदेश सरकार जहां पहले जो अंग्रेजी दवाखाने हैं, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, उन सभी को लगा रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष डॉक्टरों की फौज भी मैदान में उतारने जा रही है, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा आयुष डॉक्टर होंगे, जिसमें होम्योपैथ, साथ ही साथ यूनानी, उसके अलावा आयुर्वेद के डॉक्टर शामिल होंगे। आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके साथ एक वर्चुअल संवाद करने वाले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार इन आयुष डॉक्टरों की भी सेवाएं लेने जा रही है, क्योंकि कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उनकी संख्या को रोका जाए। आयुर्वेद, यूनानी या फिर होम्योपैथ में जो भी दवाएं हैं जो कि L1 और L2 के मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं, उनको अब उन मरीजों तक पहुंचाया जाए। हर वो संभव चिकित्सा पद्धति को प्रयोग किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता हो। तो अब निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार 5000 और डॉक्टरों को इस पूरे अभियान में लगाने जा रही है, जहां पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेज और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास जिला अस्पताल हैं, उन सभी को लगा रखा है और लगातार वहां पे मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो होम क्वारंटीन में है, उनको लगातार संपर्क कर उनको दवाओं के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अब ये दूसरा मौका होगा जब आयुष चिकित्सालयों से भी सेवाएं ली जाएंगी और आयुष डॉक्टर लोगों को बताएंगे कि क्या चीजें वो अपना सकते हैं जो घरेलू उपयोग की हैं, होम्योपैथ में कौन सी दवाई वो ले सकते हैं, जो कि L1 जो कि हल्के लक्षणों वाले मरीज हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी संख्या, अगर हम इस संख्या को देखेंगे तो जो विशेषज्ञ अभी बता रहे हैं, करीब 85% संख्या हल्के लक्षण के मरीजों की है, जो कि L1 कैटेगरी के आते हैं, और बाकी जो L2 L3 के हैं, उनको वैसे ही जो 15% लोग हैं, उनको लगातार हॉस्पिटल्स में इलाज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी संख्या जो 85% की है, इसको कैसे ठीक किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री आज ये वर्चुअल संवाद इन डॉक्टर्स के साथ करने वाले हैं। जी, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगातार जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं या फिर होम्योपैथी की अगर बात कर ली जाए, तो वो लोग कुछ न कुछ निजात करके और इस वक्त लोगों के बीच वो दे रहे हैं और फायदा भी कर रहा है। लोग उसका सेवन भी कर रहे हैं, लोग फायदा भी कर रहा है। अब देखिए, बाबा रामदेव की जहाँ तक बात कर ली जाए तो कोरोनिल बहुत ही सक्सेस है और लोग खूब उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा क्या इन्हें हॉस्पिटल के तौर पर, जैसे कोविड अस्पताल बनाया गया है, मरीजों की भर्ती की गई है, उन्हीं तरीके से इनको भी मैदान में उतारा जाएगा, या फिर इनसे सिर्फ इतनी मदद दी जाएगी कि दवाइयां जो इनके हैं, इनके जो उपचार हैं, वो आप घर में बैठकर करें, जो ऑलरेडी बिल्कुल ये दोनों तरीके के मरीजों को इलाज देंगे, जिसमें जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास आयुष के चिकित्सालय हैं, चाहे वो होम्योपैथिक के हों या राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय हों या राजकीय यूनानी पद्धति के चिकित्सालय हों, उन सभी में जो L1 कैटेगरी के मतलब हल्के लक्षण वाले जो मरीज हैं, जिनको नॉर्मल बुखार जुकाम जैसी शिकायत है, उनको इलाज भी दिया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर के तौर पर ये अस्पताल प्रयोग किए जाएंगे। साथ ही साथ में जो अन्य मरीज बड़ी संख्या में होम आइसोलेशन में है, उनको भी फोनिक कन्वर्सेशन के जरिए वो चीजें बताने की कोशिश होगी, जिससे कहीं ना कहीं वो घर बैठे उन औषधियों का लाभ उठा सकते हैं जो उनके आसपास के स्टोर्स पर या उनके घर में चीजें मिल सकती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक काढ़ा हो या उसके अलावा होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयां हैं वो हो, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती हो, या फिर यूनानी पद्धति जो कि एक पुरानी पद्धति है और उसके तहत लोगों का इलाज कर उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता हो। तो हर वो संभव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या, जो करीब 85% की संख्या है,
वो एसिम्प्टोमिक मरीजों की है, जिनके अंदर हल्के लक्षण है, मतलब बुखार है, जुकाम है या फिर खांसी जैसी समस्याएं हैं, उसके अलावा उनको गंभीर कोई समस्या नहीं है। तो जी ऐसी स्थिति में इन मरीजों की संख्या जो कि बड़ी है, इसको देखते हुए कहीं कोई पैनिक क्रिएट ना हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ये कदम उठाने जा रही है कि अब जो आयुष चिकित्सक हैं उनको भी इस जी पूरे अभियान में शामिल करेगी और कहीं ना कहीं उनकी भी सेवाएं अब इसमें ली जाएंगी। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ और लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री जो है बैठकें कर रहे हैं और बैठक के बाद फैसला भी ले रहे हैं कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए। तो कोरोना को लेकर सीएम योगी ने टीम 11 के साथ भी बैठक की है। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि साप्ताहिक बंदी की नई व्यवस्था को तत्काल लागू करें, यानी जिला प्रशासन दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखें, दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, नॉन कोविड मरीजों को भी टेली कंसल्टेशन की सुविधा मिले, ये निर्देश दिए गए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो साप्ताहिक बंदी है उसका ठीक से पालन करें। और ये ग्राफिक्स के जरिए शुक्रवार रात्रि 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी यानी कि जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा और उसका दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यानी कि कल शुक्रवार है, कल शाम से ये लागू हो जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। वहीं जिला प्रशासन दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखे, यानी आपके पास कितनी दवाइयां भेजी गई है इसका विवरण आपको देना होगा। सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों की जरूरत पर नजर रखी जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, जो साप्ताहिक बंदी है, जो लॉकडाउन लगाया गया था, सैटरडे संडे पहले किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह तक 7 बजे तक। क्या इससे कोई फायदा हुआ है पहले? क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई थी मरीजों की संख्या में, उसमें कमी देखने को मिली थी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन था, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन था शनिवार और रविवार, उसके बाद जो कल की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत देने वाली जरूर थी। जहां संक्रमितों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 26,000 के करीब थी, वहीं जो डिस्चार्ज मरीज थे, जो कहीं ना कहीं स्वस्थ हो गए हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में रहे हों या फिर किसी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, ऐसे मरीजों की संख्या 6,000 ज्यादा बढ़ाकर करीब 33,000 थी। तो कहीं ना कहीं उसके सुखद परिणाम जरूर मिले थे 2 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के। क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों की या केंद्र सरकार की गाइडलाइन की, लोगों को बताई जा रही है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं भीड़ ना लगाएं, बिल्कुल। समय और समय पर अपना हाथ मरीजों की सैनिटाइज करें। संख्या कैसे कम हो, इस पर तमाम तरह के जो है कोशिशें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको जागरूक कैसे करें, आपको किस तरीके से आप सेफ रहें। डॉक्टर वेद प्रकाश जो KGMU के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आइए इनसे जानते हैं कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी। जी सर, सबसे पहला जो सवाल है, अभी इस महामारी में डॉक्टर्स, नर्स, जितने भी कर्मचारी हैं अस्पतालों में, मुझे लगता है कि भगवान अभी मंदिर में नहीं, आप ही सब भगवान हैं, इसलिए आप हृदय से बहुत ही अभिनंदन है और स्वागत भी है। पहला सवाल हमारा ये है कि वो लोग जो इस वक्त इस संक्रमण से बचने के लिए छटपटा रहे हैं, यानी अपने घरों में हैं या फिर ड्यूटी कर रहे हैं या फिर आसपास जा रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए विद्यासागर जी, बहुत ही टफ टाइम है। ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को हम सभी लोग, पूरा देश में भी और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो एक प्रसार है इस वायरस का, जो म्यूटेंट है, इसका प्रसार पिछली बार की तुलना में 30 से 50 गुना ज्यादा है, जिस तरह की स्टडीज सामने आ रही हैं। और इसमें मैं यही कहूंगा कि जो बचाव है, बचाव के लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सबके लिए यूनिवर्सल है, लगातार बताया गया है। एक तो उसका पालन बिल्कुल 100% सुनिश्चित करें और ये सबको करना है, क्योंकि जो लोग हमारे सामने हैं उनके लिए हम मास्क लगाएंगे और सामने वाले लोग हमारे लिए मास्क लगाएंगे। इसको इस प्रकार से समझें कि मैं जो मास्क लगा रहा हूँ वो आपके लिए लगा रहा हूँ और आप मेरे लिए लगाइए, तो तब ये प्रोटेक्शन पूरा होता है। इसमें मास्क कि जहां तक यदि ये लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे मरीज हैं या जहां पर कोई, क्योंकि हर घर में ही, ज्यादातर घरों में इस समय पॉजिटिव पेशेंट मिल जाएंगे आपको, तो ऐसे में मैं यही सलाह दूंगा कि जो मास्क है उसको आप डबल मास्क का उपयोग कर सकते हैं। जी N95 मास्क आपके पास नहीं है तो जो कपड़े का घर वाला मास्क है, उस मास्क के अंदर
एक मास्क जो एक छोटा मास्क हो सकता है, जी उस मास्क को हमारा जो कि ब्लू कलर के जो मास्क हैं, जी जिनको ट्रिपल लेयर या सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो ₹1.5 का एक आता है। उस मास्क को एक अंदर पहले पहने और ऊपर से टाइट फिटिंग का जो कपड़े का मास्क है, जिससे कि लीकेज यहाँ पे पूरी रुक जाए और पूरी तरह से नाक और मुंह को कवर करते हुए और टाइट फिटिंग के मास्क पहनने से जो लीकेज है वो रुक जाएगी। और ये लीकेज रोकना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि जो संक्रमण है उसको हम लोग पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर सकें, जिससे कि 85-90% प्रोटेक्शन डबल मास्क से मिल सकता है। तो एक तो मैं ये कहूंगा, दूसरा जो दूरी है, जी 2 गज से ज्यादा की दूरी की आवश्यकता इस समय है। और तीसरा है हैंड हाइजीन, जो कि बार-बार हाथ धोते रहने की सलाह दी गई है और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए। ये लगातार करना है सभी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लोगों को अननेसेसरीली मिलना नहीं है, ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। जी इस बात का विशेष ध्यान हम सभी को रखना होगा, क्योंकि यदि अगर मिलने की आवश्यकता भी हो विद्यासागर जी, तो मैं ये कहूंगा कि वो खुले में मिलें। जी और यदि कमरे में मिल रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रहें, पंखा चलता रहे और एग्जॉस्ट चलता रहे, यदि आप एसी में मिल रहे हैं तो इस प्रकार की जो एहतियात है वो हम सबको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी एरोसॉल या जितने भी ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकल रहे हैं मुंह से, उनको इकट्ठे नहीं होने देना है, वो बहते रहें, बाहर निकलते रहें। जी इस बात की तरफ हम सबको ध्यान देना होगा, जिससे कि हम प्रिवेंशन के लिए बात कर सकें। इसके अलावा जो भी जो भी लोग इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं, जी उनको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य इलाज से घर पर रहकर ही बड़ी संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जो हिदायतें उनके डॉक्टर के द्वारा ऑनलाइन भी बातें हो रही हैं, आपके जो जो कंसल्टेशन है ऑनलाइन चल रहा है, फोन पे भी बात कर सकते हैं अपने डॉक्टर से और उनसे सलाह लेकर के जो साधारण दवाइयां हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, पैरासीटामोल है और विटामिन डी है, विटामिन सी है, जिंक है, इन सब का प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इन दवाओं को उपयोग किया जा रहा है सामान्य तौर पर। यदि सांस फूलती है, इसके बाद एक दो बातें और मैं कहूंगा विद्यासागर जी, जो जी बहुत महत्वपूर्ण है जी समझने के लिए जी हम जी सबके बताएं। लिए। इस बीमारी को यदि हम समझें तो 2 सप्ताह हमें समझना चाहिए। पहले सप्ताह में जो कि वायरस के मल्टीप्लाई होने का है, रेप्लिकेशन का फेज है पहला सप्ताह, और जो दूसरा सप्ताह है वो सप्ताह है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पल्मोनरी के, जिसमें कि निमोनिया है, कोविड निमोनिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें सांस फूलना, सूखी खांसी आना, ऑक्सीजन का घटना, कमजोरी, ये महसूस होने की बात। तो यदि हम लोग ऐसे डिवाइड करें कि जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं उनको पहले सप्ताह में रखें, जिनमें अभी मैंने गिनाए वही दवाइयां हैं, और दूसरे सप्ताह में जब खांसी आने लगे तो हम लोग जो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के डेक्सामेथासोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉइड्स हैं, वो बहुत ही कारगर दवाइयां हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो एक रेमडेसिविर और इन दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं लोग, वो कोई ऐसी रामबाण दवा नहीं है जी जिसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत है। ये जो जी ₹2 की गोली जिसको हम कह रहे हैं, जो डेक्सामेथासोन है, ये इसमें सबसे बड़ी चमत्कारी दवा सामने आई है। ये ही इस निमोनिया को रोक सकती है। यदि हम शुरुआती दौर में पकड़ लेते हैं और इस दवाई को दे देते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में निमोनिया को रोकने में हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन का जो गिरता स्तर है, उसको पुनः बिना ऑक्सीजन के ही दोबारा से अचीव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई, जो आपने बातें बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जब आपको वो लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं तब आप इसका उपचार करें। और जो एक नॉर्मल आदमी है, जो आसपास उनके इस तरह के वायरस ना आए, कोरोना, उसके लिए डेली का जो उपचार है वो कैसे किया जाए? क्या गर्म पानी जो है गलगली करना या पीना वो कारगर है? स्टीम कारगर है? बिल्कुल, देखिए घरों में सभी को गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है, जी गरारा करने की सलाह दी गई है। बीटाडीन के जो गार्गल है वो मिलता है, उसको ले सकते हैं। उसके एक ढक्कन आधे गिलास में मिला करके उसको 3-4 बार गरारा कर सकते हैं गले में। जो जलनेती कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि जलनेती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। स्टीम ले सकते हैं।
ये तमाम बातें एक प्रिवेंशन की तौर पे हम लोग कर सकते हैं। और जो भी भोजन में लें उसमें खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। जी और जितना भी इस समय वायरल फीवर हो रहा है, जब तक कि वो अदरवाइज प्रूव ना हो जाए, उसको कोरोना मान करके ही उसका इलाज करें। खूब सारे फ्लूइड्स लें, गरम लें, सूप और गरम तरल पदार्थों पे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और जितने भी अभी जो हिदायतें दी गई हैं, जो बताया जा रहा है, जी उनका यदि हम पालन करेंगे तो घर पर ही ज्यादातर लोग ठीक हो सकते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अहम जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर सुन रहे होंगे और आप जो डॉक्टर साहब अभी बताए हैं उसको आप अपने दैनिक उपयोग में लाएं तो निश्चित तौर पर कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। आगरा के पिनहाट सीएचसी पर टेस्टिंग के लिए उमड़ी भीड़, कोविड गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है वहां पर धज्जियां। पुलिस प्रशासन नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है। आपको बता दें कि आगरा का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा की तस्वीर है जहां पर टेस्टिंग के लिए ये भीड़ उमड़ी है सीएचसी पर और यहां पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। द कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगरा सीएचसी का ये मामला है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि आप जितना हो सके बचिए, यानी दूरी बना के रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। एक आंधी सी आई हुई है कोरोना की। देश के हर अस्पताल में इस वक्त पेशेंट ही पेशेंट हैं, कहीं भी बेड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में मतदान के दौरान बवाल देखने को मिला है। पोलिंग बूथ पर जमकर चले हैं ईंट पत्थर। फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। मौके पर पहुंचे एसटीएम और सीओ सिटी कोतवाली देहात के नरसोही पोलिंग बूथ का यह मामला है। तो सीतापुर से खबर है जहां पर आज फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ है 2 पक्षों में। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण आज वोट डाले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उसी दौरान सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल एक पक्ष का यह आरोप है कि यहां पर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है और इसी बात को लेकर दूसरा जो पक्ष है वो भिड़ गया और फिर ईंट पत्थर भी चले। काफी देर तक बवाल होता रहा, कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे, तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीतापुर की तस्वीर है जहां पर मतदान के दौरान बवाल देखने को मिला है और ये बवाल फर्जी वोटिंग को लेकर, यानी 2 जो पक्ष है वो आपस में भिड़ गए और काफी देर तक जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। कई लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि इस वक्त वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है और एक बार फिर से मतदान वहां पर बहाल कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि स्थिति जो है काफी देर तक वहां पर काफी तनावपूर्ण स्थिति रही। और हिमांशु पुरी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था, किस बात को लेकर बवाल हुआ? देहात इलाका है, यहाँ पे नारसोही पोलिंग बूथ सेंटर था जहाँ पे 2 पक्षों को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष का आरोप था कि फर्जी तरीके से वोट पड़ रहे हैं, जिन लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है वो लोग भी आके वोट डाल रहे हैं, प्रशासन लगाम नहीं लगा रहा है, वो लोग शिकायत लगातार कर रहे हैं। काफी देर तक शिकायतें होने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तब 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। विवाद के दरमियान मतपेटी को वहां से उठा लेते हैं कुछ लोग, उसमें पानी डाल देते हैं, इसी दरमियान पत्थरबाजी होती है, पथराव होता है, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिलती है। तो मौके पर एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओ सिटी पीयूष सिंह वहां पहुंचते हैं। तब कहीं जाके विवाद शांत होता है। काफी देर तक स्थितियों को संभालने के बाद दोबारा से पोलिंग शुरू होती है। ये सीतापुर में इस तरीके की आज की दूसरी वारदात है। सीतापुर का एक तालगांव थाना था, वहां भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती घटना हुई।
तो कुल मिला के प्रशासन के जो इंतजामात थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि हालात जो हैं अभी वहां पर ठीक हो गए हैं और दोबारा से मतदान शुरू हो गया है। दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ था और बवाल में कई लोग चोटिल भी हुए। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर से खबर है जहां पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सेमरा गांव के पास पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास की यह घटना है जहां पर एक युवक के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। और तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीर, एक युवक का शव मिला है पेड़ से लटका हुआ। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस का यह मानना है कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन फिलहाल मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिद्धार्थनगर का यह मामला है जहां सेमरा गांव के पास पेड़ से लटकता हुआ एक शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पेड़ पर लटकता हुआ शव मिला है सिद्धार्थनगर में। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के पास की घटना है और जब ग्रामीणों ने इस शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है कि आखिरकार ये आत्महत्या है या फिर हत्या। गांव है, थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। आज एक बगीचे में एक पेड़ से लटकी हुई एक युवक की लाश मिली है। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है और प्रथम दृष्टया आत्महत्या के ही लक्षण पाए गए हैं। अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो शव है, शव के पास से एक आधार कार्ड मिला है। उसके आधार पर इसकी शिनाख्त धौरी कुइयाँ का युवक है जिसके रूप में हुई है। अभी इसके बारे में तहकीकात की जा रही है, वो कहाँ से गया था, आखिरी बार कहाँ देखा गया, इसमें हमारी टीम जांच कर रही है। ये सेमरी गांव है। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक घर में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया है। आसपास के मकानों को खाली कराया गया है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बाबूपुरवा के बगाही इलाके का ये मामला है जहां पर एक घर में आग लगी है और ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया गया है। हालांकि दमकल विभाग को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। बाबूपुरवा इलाके का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, एक घर में आग लगी और ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। कई मकानों को चपेट में ले लिया है। हालांकि आसपास के सभी मकानों को खाली करवा लिया गया है। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दिन में ही ये आग लगी और ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। घर में आग लगी, आग कैसे लगी फिलहाल इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन मकान जो है पक्के का मकान है। अक्सर होता ही है कि झोपड़पट्टी में आग लगती है, लेकिन यहाँ आग पक्के के मकान में ये लगी हुई है और उसके बाद ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। यदि भीषण रूप धारण कर लिया है। लोग निसहाय निहत्थे खड़े हैं वहाँ पर। दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।